इस पे मज़ीद मेरा ख़्याल है हम जब ये इस पे कल परसों मज़ीद पेशरफ्त होगी, जब ये कोर्ट में भी इनका वो ज़ाहिर है ये मामला चैलेंज भी होगा, चैलेंज होगा ऊपर तो आला अदलिया में हाई भी कोर्ट में चैलेंज जाएगा होगा। ये मामला, तो इस जी। पे वो करेंगे, बात करेंगे। अब ज़रा मेरा ख़्याल है जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से हाँ, बात कर उसके लें। हवाले से भी फ़ख़्र आप हाँ, ही बता रहे थे मुझे बिल्कुल खबर। देखें जो देखें एजाज़ ने तो एक खबर दी थी इसके ऊपर कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं मज़ीद अदलिया के हवाले से भी डाली जाएंगी, और वो उन्होंने ये भी कहा था कि सदर के इख्तियार भी बढ़ाए जाएंगे। तो आपके पास क्या स्टोरी है इस हवाले से? अच्छा चौधरी साहब, इसमें ना ये फिलर छोड़ने के लिए जो है ना मुख्तलिफ थ्योरीज वो की गई। इसमें अदलिया के हवाले से भी था कि अदलिया के मज़ीद उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर उसके साथ साथ जो सदर के इख्तियारात बढ़ाने के हवाले से वो भी है। एक और जो चीज़ गर्दिश कर रही थी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो था कि फ़ाटा का जो मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, उसको दोबारा से अनडू किया जाएगा और मर्जर ख़त्म करके दोबारा से फ़ाटा को वफाक के तहत दिया जाएगा। और उसकी जो मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जा रही थी, एक ये बताया जा रहा था कि जो माइंस एंड मिनरल्स वाला एक वो चल रहा है, उसमें ये वफाक के डायरेक्टली अंडर आ जाएगा। फ़ाटा के अंदर बड़े कीमती जो है वो धातें और जो माइंस और मिनरल्स हैं, उस पे वफाक अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। ये इस तरह की मुख्तलिफ़ थीरीज़ जो है वो गर्दिश मार्केट कर में रही थी। मौजूद है। अब इसमें जो 26वीं अगर हम आइनी तरमीम देखें तो उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया था वो किसने किया था? मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान ने बाकी सियासी स्पेशली जो है वो पीटीआई को अपने साथ लेकर उन्होंने कहा था कि मैं चलूँगा और हम ये चाहते हैं इत्तफ़ाक़ राय के साथ। गो के पीटीआई मानी लेकिन वो उन्होंने वोट नहीं दिया। इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया था, ये मौलाना फजल रहमान ने बताया जी, था। जी, तो बिल्कुल। मैंने आज जो है ना सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बात की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो हैं जो जेयूआई फे की लीगल टीम को हेड करते हैं, और वो जो है ये 26वीं आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें उनकी बड़ी इनपुट थी। उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई इस हवाले से 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, कोई हुकूमत इस हवाले से कोई होमवर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो उस पे जो है ये कामरान मुर्तज़ा से जो मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि ना ही हमें कोई ऑफिशियली आज तक बताया गया है और ना ही कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त। मैं वो भी मतलब उनकी जो उठना बैठना है वो बासर हलकों के साथ भी है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी जो कोई भी हलचल हो रही मुतहर्रिक होती, एक हमारे मुतहरिक एक जो सेनेटर हैं सेनेटर और हैं, तो उन्होंने सुप्रीम ये कोर्ट कहा बार कि एसोसिएशन के हाँ सदर रहे बिल्कुल हैं और अदालती साइड पे भी अच्छे वेल इन्फॉर्म, वेल कनेक्टेड आदमी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि मुझे भी ये इस तरह की 2-3 मुख्तलिफ मैंने सोशल मीडिया से ये क्लिप्स देखे, तो मैंने मौलाना फजल रहमान से पूछा कि क्या कोई आपको कंसल्ट किया गया है या नहीं, या फाटा के मर्जर के हवाले से कोई बात हो रही है? वो कह रहे हैं किसी तौर के ऊपर अभी तक कोई ना तो पेशरफ्त है, ना ही कोई सोच विचार है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अगर कोई होती तो या मौलाना फजल रहमान को एटलीस्ट, क्योंकि हुकूमत के पास चाहे अभी 2/3 मेजॉरिटी वो हासिल कर लें कौमी असम्बली में, लेकिन सेनेट में अब भी मौलाना फजल रहमान के वोटों की उन्हें ज़रूरत होगी। तो मौलाना फजल रहमान को पहले एतमाद में लिया जाएगा। अभी तक कोई इस तरह की नहीं है। ये सिर्फ फिलर जो है वो छोड़े जा रए हैं ताकि ये बहुत सारी चेक चीज़ें किया गेज भी की हाँ, जाती हैं ना वो उससे। गेज करने के लिए कि क्या इसकी कोई जो है वो अपोजिशन सामने आती है, नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर ये जो फाटा मर्जर के हवाले से भी, तो उसमें जो फाटा मर्जर की जो ना वो दरअसल इस वजह से चली है, जो इन्होंने फाटा जो रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई है अमीर मुकाम की सरबराही में, वो उसकी वजह से है कि शायद ये जो है वो अनडू करना चाहते हैं मर्जर को। सॉरी वो जिरगा के हवाले से जो है वो फाटा जो उन्होंने अमीर मकाम की उसमें, तो ये इस वजह से ये सारी बातें चल रही हैं। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल कोई भी इस पे ना हुकूमती लेवल पे और ना ही कोई उनके इत्तेहादियों के लेवल के ऊपर कोई डिस्कशन तक नहीं हुई अभी तक। तो ये एक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अपडेट थी, मैंने कहा सोचा ये दूँ। अब मुझे जेयूआई ये की। बताएं कि बारिशें आज भी यहाँ इस्लामाबाद में अच्छी खासी बारिश हुई, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुल्क भर हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या हमने देखा कि ये जो पिछले हफ्ते सवात में वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक और अंदोहनाक वाक़या हुआ है, तो क्या इस तरह के और भी कोई वाक़यात, ये जो बारिशें हो रही हैं, या हुकूमत की तैयारी है अभी इस तरह के वाक़यात को रोकने के हवाले से? फ़खर देखें 10 तारीख तक तो शदीद बारिशें जो हैं वो उनको प्रेडिक्ट किया गया, और इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। तो हमने देखा है कि अल्लाह रहम करे हमारे पे कि बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हालांकि भी आते हैं लेकिन हम उन्हें उतना प्रोपेगेट नहीं करते, लोगों को उतना सेंसिटाइज नहीं करते। अब आप देख लें जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा जो टूरिस्ट नॉर्दर्न एरिया में जाता है, अब ये एडवेंचर टूरिज़्म है। इसमें मैदानी इलाके से जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो
बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि पहाड़ी इलाके में गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। ब्लाइंड जो है वो मोड़ आते हैं, पता नहीं होता आगे से क्या चीज़ आ रही है। इसमें रेस लगाना कितना ख़तरनाक हो सकता है, गलत ओवरटेकिंग जान ले सकती है। फिर मैदानी इलाके में तो थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, गाड़ी रोड से उतर भी गई तो चलें, जो है वो हमवार होगी ज़मीन, लेकिन यहाँ पहाड़ी इलाके में तो या तो गाड़ी खाई में गिर जाती है, दरिया होता है साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे ड्राइवर्स को नहीं। फिर आप देखें कि कितने बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं, मतलब वो पहले दोस्तों की वो गाड़ी जो गुजरात के थे वो गिरी, जावा ग्लेशियर के नीचे आ चुके हैं लोग, नालों के अंदर बह चुके हैं। ये 18 लोगों का जो वाक़या है सवात वाला ये हुआ है, गाड़ियों के टकराने से लोगों की जानें गई हैं। तो जब भी नॉर्थ में जाएं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए किस किस्म की टूरिज़म है। दूसरा जो ये तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं जिससे एकदम नदी नाले भिफर के सामने आ जाते हैं जो बरसाती हैं, मेरा ख़्याल है इस हवाले से लोगों को मज़ीद अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किस इलाके में कितना जानी नुकसान हो सकता है, कितना माली नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पे दरियाओं और बड़े नालों की जो गुज़रगाहें हैं उनके हमें उनके ऊपर घर नहीं बनाने चाहिए, उधर गैर ज़रूरी इस मौसम में जाना नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें उन इलाकों पे बोर्डों पे लिखी होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई उन्हें देख के मना करे और वो माने या ना माने। वहाँ पे वार्निंग्स होनी चाहिए, अलर्ट्स होने चाहिए। यहाँ पहले इतने वाक़यात हो चुके हैं, बराए मेहरबानी आप कॉन्शियस रहें, इधर अगर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अचानक अगर कोई पानी आए तो कितनी देर में क्या हो सकता है। और इसी तरह फिर रेस्क्यू के इंतजाम भी मेरा ख्याल है हमको देखने होंगे। पाकिस्तान में आप देखें कि तूफ़ानी बारिशों से कितने लोग हर साल मर जाते हैं कि अचानक कोई दीवार गिर जाती है, कोई छत गिर जाती है, कहीं पे बिजली के पोल गिरने से या तार गिरने से डेथ हो जाती है। तो ये सारा कुछ हमें जो है ना इसके बारे में पहले से तैयार भी रहना चाहिए, अलर्ट भी रहना चाहिए। अब मौसम का जब अलर्ट आता है तो फिर एक टीम आनी चाहिए बिजली की भी, जो इलाके की तारों को, पोल्स को, इनको देखें। अब कुछ इलाकों में ज़रा सी हवा चलती है बिजली चली जाती है। तो ये सारे वो इक़दाम हैं जो हमें अल्टीमेटली लेने पड़ेंगे अगर हमने पाकिस्तान में टूरिज़म को और इस कल्चर को फ़रोग देना है जो टूरिज़म को लेके चलता है। तो नहीं जो साहब, इसमें एनडीएमए और पीडीएमए का क्या किरदार है? देखें ये सिर्फ बातों की हद तक या मैसेज अलर्ट की हद तक तो हमें वो एनडीएमए नज़र आता है। ये 18 बच्चों जो लोगों का वाक़या हुआ उसमें पीडीएमए कहीं नज़र नहीं आई। बाकी जो है तो इस पे भी ये नेशनल और प्रोविंशियल डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ है ना, डिफरेंस तो इनमें यही है। लेकिन बात ये है कि ये कोई इतनी एफिशिएंट नहीं है अभी तक पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान की अब ये जो जिस वाक़े में ये लोग डूबे हैं, अगर ये रस्सी पार चली जाती किसी ड्रोन से, या और रस्सी होनी भी चाहिए पहली बात है, तो ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था, ये छोटी मोटी रेस्क्यू टीम इसको कर सकती थी। लेकिन क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं होती, इसको सोचा ही नहीं जाता, ऑप्शंस में ही नहीं रखा जाता, तो जब फिर सर पड़ती है तो इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है।